नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 167 सेक्शन 2, हम इस बात का जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं? सीआरपीसी की धारा 167 165 सेक्शन 2 का जो प्रावधान है, हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं आपसे कि यही वो सेक्शन है जिसका सहारा ले लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सभी जो कर्णधार थे वो एक एक करके जेल से वापस बाहर आ रहे हैं। दरअसल ये जो सेक्शन है, इसका मतलब है ये सेक्शन उन आरोपियों को प्रोटेक्शन देता है जिन आरोपियों की जो मामले की जांच है वो लंबी खिंच जाए और जांच पूरी ना होने पर एजेंसियों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कोर्ट इन्हें जमानत दे देता है। देखिए, बहुत क्लियर है, जो इनके जो सर्वे सर्वा हैं, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, इनको जो कंडीशनल बेल मिली है उसके पीछे भी यही सेक्शन है। ईडी और सीबीआई अपनी जांच टाइम पर पूरी नहीं कर पाए। जांच के अंदर बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजें हैं और अभी यह मामला 6-7 साल और आगे चलेगा, यही कहते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर दलील रखी। अभी तो 6-7 साल इसको और चलना है आगे, इसलिए क्लाइंट को आप जमानत दे दीजिए। इसी सेक्शन के तहत जमानत मांगी गई और इसी बात को कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन सशर्त जमानत दी और वो आज एक लोकल सा आदमी बनके, सिर्फ एमएलए बनके रह गए और बाहर आ गए जेल से। यही बात इसके बाद इसी हथियार का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया ने किया। मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिनके खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल यहां पर फाइलों में साबित होता है। हाई कोर्ट ने कहा था, हम नहीं कह रहे। अब उस केस में जिसमें 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल साबित होता है, उसमें मनीष सिसोदिया के अलावा जो सर्वे सर्वा जो गैंग लीडर है वो अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है, विजय नायर है, ये सारे उसी गैंग के लोग। तो अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ रुपया साबित हो रहा है, हाईकोर्ट जैसा कहता है, तो इसका मतलब इन सबके खिलाफ भी हो रहा है। एक बात आगे बढ़े, संजय सिंह ने भी इसी बात पर जमानत ली। संजय सिंह बरी नहीं हुए, संजय सिंह के खिलाफ भी केस चल रहा है, एज ऑन है, लेकिन जमानत इसी बात पर मिली। विजय नायर का भी इसीलिए हुआ। तो ये जो सेक्शन है, इसलिए हम इसकी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभी इनका एक और बड़ा चोर, जो सचमुच बड़ा चोर था, वो अभी जेल में, सत्येंद्र जैन। ऐसी ऐसी जगह पर वसूली मारी बंदे ने, भाई साहब, आप सोच नहीं पाएंगे। तिहाड़ जेल के अंदर तक भी प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली रैकेट चला दिया बंदे ने। डीजी तिहाड़ जेल, भाई साहब, मंत्री, मुख्यमंत्री सब शामिल हो गए। सुकेश चंद्र शेखर से करोड़ों रुपए ठग लिए। और ये जो रैकेटियर आदमी था, इसके लिए भारत रत्न मांग रहे थे केजरीवाल। अब ये आदमी अभी तक तिहाड़ जेल के अंदर फंसा हुआ है। तो अब सत्येंद्र जैन ने भी अपनी जमानत के लिए इसी सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन सत्येंद्र जैन पर बड़े गंभीर आरोप हैं। सत्येंद्र जैन हवाला रैकेट का सर्वेसर्वा था। बंगाल में बहुत सारी कंपनियां उसने खोली हुई थी और उनके जो सर्वे सर्वा थे वो अपने ही भाई भतीजों को बना रखा था। वो भी अभी जेल में, उनके भी हम आपको जिक्र करके बताएंगे कि उनके खिलाफ भी बड़ा मामला है। अब इसमें आप ये समझिए, हवाला रैकेट
ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाला रैकेट जो उसमें ये नहीं बताया अभी तक सत्येंद्र जैन, इन सभी लोगों ने अपने टैग का भी फायदा उठाया। टैग मतलब ये मंत्री थे, विधायक थे, इसका फायदा इन्होंने उठाया। इनसे थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके पूछताछ नहीं की जा सकती, इसलिए इन्होंने इसका फायदा उठाते हुए बहुत सारे तथ्यों को एजेंसियों से छिपा लिया। तो सत्येंद्र जैन के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से, जरा सुनिए। सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में कहा कि ईडी जरूरी समय के अंदर सभी मामलों की जांच पूरी करने में विफल रही है। देखिए वहीं आगे, अधूरी शिकायत को इसलिए दायर किया गया क्योंकि मुझे डिफॉल्ट जमानत पाने के मेरे अधिकार से वंचित किया जा सके। इन्होंने डिफॉल्ट जमानत की मांग की है कोर्ट से। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें डिफॉल्ट जमानत देने का अनुरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ ईडी की जांच अधूरी है। जेल में बंद जैन के वकील ने दलील दी कि निचली अदालत ने अधूरी सामग्री के आधार पर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और ऐसा संज्ञान कानून के तहत वैध नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले को 9 अक्टूबर के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जब विभिन्न पक्षों की वकीलों की दलीलें सुनी जाएंगी। अदालत ने जैन के वकील को संक्षिप्त लिखित दलील दाखिल करने की अनुमति दे दी है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट की एक समन्वय पीठ ने हाल ही में यह सह आरोपी सुनिएगा, अंकुश जैन और वैभव जैन की ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया है। अब अंकुश जैन और वैभव जैन कौन है? जो सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं और बंगाल के अंदर जो हवाला रैकेट का जो ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे थे, वहां पर कंपनियों के डायरेक्टर थे। ये भी जेल के अंदर है। आगे सुनिए। जिससे अधूरी जांच के आधार पर मामले में डिफॉल्ट जमानत का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ताओं वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ दाखिल शिकायत अपराध से जुड़े सभी जरूरी तत्वों को सम्मानित करने के मामले में पूर्ण थी। जवाब में आप नेता के वकील ने अदालत से कहा कि हो सकता है कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई हो, लेकिन सत्येंद्र जैन के संबंध में जांच पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने अधूरी सामग्री के आधार पर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था, इसलिए कानून की नजर में यह संज्ञान नहीं है। अदालत को यह भी बताया गया कि जैन की नियमित जमानत याचिका निचली अदालत में अभी लंबित है। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। 4 कंपनियां जो बंगाल में थी और अंकुश जैन और वैभव जैन जो इनके भतीजे है, सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार है, वो डायरेक्टर बना दिए गए थे। उन्होंने निचली अदालत के 15 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसके तहत उन्हें इस मामले में डिफॉल्ट जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करके याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। जैन ने दलील दी कि ईडी की वैधानिक अवधि के भीतर सभी मामलों की जांच पूरी करने में विफल रही है। यही आधार इन सब ने बनाया है कि जो एजेंसी है वो तय समय की जो सीमा है उसके अंदर अपनी जांच पूरी नहीं कर पाए, लिहाजा जमानत दे दी जाए। इस आधार पर इन्हें जमानत मिली है। अभियोजन पक्ष की शिकायत जो अधूरी थी उसे सीआरपीसी की धारा 167 सेक्शन 2 के प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट जमानत पाने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित करने की कोशिश करते हुए दायर किया गया था। ईडी ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर 30 मई 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था, जबकि अंकुश और वैभव को 30 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि मई में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और जून में करीब 1 महीने के ठीक बाद वैभव जैन और अंकुश जैन को पकड़ा।
अब इन सभी पर ये गंभीर आरोप लगे कि ये अरविंद केजरीवाल का जो पैसा था, ब्लैक मनी थी, उसे इन कंपनियों में डालकर वाइट कर रहे थे। सत्येंद्र जैन उनके मुखिया थे और इसके लिए इनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसको भी ईडी ने धरा था और उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बताने के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सबसे जो कॉमन बात है इन सभी की जमानत के अंदर कि इन सभी ने इस आधार पर जमानत लेने में ये कामयाब रहे कि इनके जो मामले की जांच थी वो जांच एजेंसी समय पर पूरी नहीं कर पाई, इसलिए इन्हें जमानत दे दी जाए और दे भी दी गई क्योंकि कानून है। लेकिन सत्येंद्र जैन अभी तिहाड़ जेल के अंदर छटपट आ रहे हैं। वही तिहाड़ जेल जिसमें एक समय पर सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के मंत्री हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे और संदीप गोयल ये डीजी तिहाड़ होते थे। ये तीनों ही बनिया जो बिरादरी है हरियाणा की उससे आते हैं और ये तीनों ही एक ही कैटेगरी के लोग हैं और तीनों ने ही मिलकर जो आप समझिए तिहाड़ जेल के अंदर जो प्रोटेक्शन मनी यानी कि जो गुंडे बदमाश जो बंद होते हैं उनसे कैसे वसूली की जाए, ये एक नया आइडिया निकाला और इन्होंने करोड़ों रुपए सुकेश चंद्रशेखर समेत जो ठग है उस समेत कई लोगों से बहुत मोटी रकम वसूली और आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और अब ये भी जमानत पाने के लिए छटपटा रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।